अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिस्क एनालिसिस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस। ये दोनों टेक्निक्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और खास करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि जो प्रॉब्लम सामने आती है ना उसका हम अंदाज़ा लगा सकें और उससे बचने के लिए हम प्लानिंग कर सकें। रिस्क एनालिसिस का मतलब होता है कि उन तमाम पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को पहचानना, एवेलुएट करना और उनका सॉल्यूशन प्लान करना जो प्रोजेक्ट के गोल्स को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे उनका डिले हो जाए कोई टाइम, तो उसका एक रिस्क हो कि अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो किसी वजह से डिले हो चुके हैं, हालांकि स्टेप होल्डर्स को जल्दी चाहिए, फिर वो कोई किसी वजह से हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है या रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर ली है, जिसको आपने फिजिबल करार दे के उसकी हामी भर ली है। फिर इसके कुछ प्रोसेस आ जाता है जिसमें हमारे पास पहला आता है रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, यानी पॉसिबल रिस्क को पहचानना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, फिर ऑल प्रोजेक्ट्स का डाटा, चेकलिस्ट या स्टेक होल्डर्स के साथ डिसीजन से ये सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। मिसाल के तौर पर डेवलपर लीव पे चला गया है, ठीक है, या क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज कर दी है, तो उससे हमारे पास ये रिस्क बन जाता है कि ये इसको अब हमने कैसे हैंडल करना है। फिर आता है हमारे पास रिस्क असेसमेंट, मतलब कि हर रिस्क का अंदाज़ा लगाना कि वो होने के जो चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, और अगर हो गया उसका असर क्या होगा, यानी कि वो इम्पैक्ट कहलाएगा। फिर इससे प्रायोरिटी तय होती है कि किसको रिस्क को हमने पहले हैंडल करना है और किसको बाद में करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्क मिटिगेशन, यानी रिस्क के बचने के तरीके बनाना, जैसे रिस्क अवॉइडेंस, जैसे रिस्क का सबब की जो हमने खत्म करने की टेक्निक वो हमने क्या लगानी है। रिस्क ट्रांसफर होगा, यानी रिस्क को हमने किसी और पार्ट डाल देना होता है, जैसे इंश्योरेंस करना होता है, उसके वजह से क्या होगा, अगर कोई नुकसान है तो आप ये इस वाले से इंश्योरेंस है। फिर रिस्क के रिडक्शन, यानी रिस्क का इफेक्ट कम करना। फिर रिस्क की एक्सेप्टेंस, के अगर कोई रिस्क आ चुका है तो हमने उसको एक्सेप्ट करना ताकि हम उसको आसानी से क्लियर कर सकें। फिर रिस्क की मॉनिटरिंग आता है कि प्रोजेक्ट के हर फेज में रिस्क को चेक करना होता है। कई बार नए रिस्क आ जाते हैं जिनको हमने हैंडल करना होता है और वो काफ़ी तब्दीली भी पैदा कर देते हैं। फिर कॉन्टीजेंसी प्लानिंग आ जाती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास हाई प्रायोरिटी रिस्क के लिए प्लान भी बनाना होता है। अगर रिस्क हो भी तो हमने उसको जल्दी से तय करना होता है ताकि हम उसको जो रिस्क है उसको ख़त्म कर सकें और अपने प्रोजेक्ट को जारी कर सकें। फिर इसमें हमारे पास कुछ टेक्निक्स और टूल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास पहले आता है रिस्क रजिस्टर, यानी एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें हम हर रिस्क का नाम, उसके होने का जो चांस है ना और असर उसका, और उसका जो सोल्यूशन क्या वो लिखते हैं, ठीक है। ये मतलब कि एक पूरी प्ले लिस्ट होती है जिसके अंदर आप हर एक रिस्क का नाम, उसकी जो सारी पॉसिबिलिटीज होती है ना एक रिस्क पैदा करने के प्रोजेक्ट पे क्या असर आते हैं, वो सारा कुछ लिखते हैं ताकि हम बाद में भी एनालिसिस ना करना पड़े, पहले से हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद हों। फिर इसका मैट्रिक्स होता है, यानी विजुअल टूल जिसमें रिस्क को लाइकलीहुड और इम्पैक्ट के बेसिस पर ग्राफ पर दिखाया जाता है, या जैसे इजी कंपैरिजन और प्रायोरिटी मिलती है। फिर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, यानी हर रिस्क का एक नंबर होता है, ये मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 5 तक एक नंबर है वो असाइन किया गया है कि और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है और जो इसका इम्पैक्ट है उसकी बेस पर, तो वो उस नंबरिंग पे आप उसको कोई रिस्क होगा वहाँ पर असाइन करोगे ताकि आपको उसका लेवल पता चल सके कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी है या इसकी क्या असेसमेंट होगी। फिर SWOT एनालिसिस होता है, यानी कि प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ उसकी क्या हो सकती है, उसकी वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है, और उसका जो थ्रेट्स है ना उनको एवेल्युएट करके जो रिस्क के और उसके जो चांसेस होते हैं ना रिस्क आने के उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर डेल्फी टेक्निक होते हैं, यानी एक्सपर्ट्स है ना अनोनिमसली मल्टीपल राउंड्स में ना एक ओपिनियन लेकर या फाइनल जो एक कन्वर्जन होती है ना उसमें तय करके ना रिस्क को जितना भी वो सीरियस होना उसको निपटाने की कोशिश की जाती है। फिर आता है हमारे पास इम्पैक्ट एनालिसिस। इम्पैक्ट एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चेंज यानी तब्दीली का जो प्रोजेक्ट पर जो असर होगा ना उसको एनालाइज करना। ये तब काम आता है कि जब कोई रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन या एक्सटर्नल चीज़ चेंज होती है, तो ये एनालिसिस करके बताता है कि उस चीज़ का जो प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है, उसका बजट है या क्वालिटी है ना, या उसका जो आउटकम आएगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हम इसमें देखते हैं। इसके कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई चेंजेस, यानी कि सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, ठीक है, यानी रिक्वायरमेंट हो गई है, डिज़ाइन है या कोई और बाहर का जो फैक्टर है, जैसे रेगुलेशंस हो गए गवर्नमेंट की तरफ से या मार्केट की तरफ से, या उसकी कंडीशन को देखते हुए वो हमने सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता है। फिर असेस करना होता है इम्पैक्ट को, यानी हर चीज़ का असर प्रोजेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट पर चेक किया जाता है। साल तौर पर स्कोप है, यानी काम का जो एरिया है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर शेड्यूल है, यानी टाइम है या उसके डेडलाइंस है उस पर क्या शेड्यूल उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। फिर हमारे पास बजट है, क्वालिटी आ जाता है, फिर उसका रिस्क है कि क्या एक जो हमारे पास रिस्क है वो क्रिएट हो सकता है, उसकी हमने एनालिसिस करना होता है। फिर एनालाइज करना होता है डिपेंडेंसीज को, यानी चेक किया जाता है कि ये जो प्रपोज्ड चेंजेस की है ना वो किन चीज़ों के पर असर कर रही हैं, जैसे रिक्वायरमेंट्स हो गई, डिज़ाइन या कंपोनेंट्स और उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर।
फिर हमारे पास आता है कम्युनिकेट फाइंडिंग्स, यानी एनालिसिस के रिजल्ट को ना प्रोजेक्ट के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ ना शेयर किया जाता है, जैसे उसके स्पॉन्सर्स हो गए या डेवलपर्स हो गए या उसके जो यूजर्स हैं उनके साथ। फिर डिसीजन मेकिंग की जाती है कि आप अब जो प्रोजेक्ट टीम है ना वो डिसाइड करती है कि ये चेंजेस इंप्रूव किए जाएं, उनको मॉडिफाई किया जाए या रिजेक्ट किया जाए, किस बेस पे, वो एनालिसिस के बेस पे। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स आती हैं, जिसमें हमारे पास पहले आता है चेंज इम्पैक्ट मैट्रिक्स, यानी कि ये एक टेबल होती है जिसमें चेंजेस को और उनके जो अफेक्टेड एरियाज होते हैं ना उनका मैप किया जाता है, ताकि उस अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाए एक ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल फॉर्म में। फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास रूट केस एनालिसिस, यानी देखा जाता है कि ये चेंजेस की असल वजह क्या है और उसका असर प्रोजेक्ट पर क्या होगा। फिर सिमुलेशन मॉडल्स को यूज किया जाता है कि कुछ टूल्स की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं कि चेंजेस के बाद प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या हो सकता है। फिर सिनेरियो को एनालिसिस किया जाता है कि जो डिफरेंट फ्यूचर सिनेरियोस होते हैं ना, इमेजिन करके देखते हैं कि कौन सा चेंज किस तरह का इम्पैक्ट दिलाएगी। कि कोई भी समझ ले, अगर मार्केट में कोई बाद में किसी कोई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उस पर हमने अपने जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह बनाना है, क्या उस पर कोई बाद में इम्पैक्ट ना पड़े, या अगर पड़ता है तो हमने उसको किस तरह हैंडल करना है। फिर स्टेक होल्डर को एनालिसिस करना होता है, आइडेंटिफाई करते हैं कि किन लोगों को चेंजेस से फर्क पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स और रिएक्शन क्या हो सकते हैं। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ आ जाती हैं रिस्क एनालिसिस की और इम्पैक्ट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस, जिसमें रिस्क एनालिसिस का पहले आ जाता है फायदा कि पहले से ना रिस्क ढूंढ लेना, ठीक है, ताकि टाइम पे ना कंट्रोल किया जा सके। बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की जाती है, सही रिसोर्स को एलोकेट किया जाता है और उसकी मैनेजमेंट की जाती है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट एनालिसिस के फायदे आ जाते हैं कि हर चेंज के जो रिजल्ट होता है ना उसको समझना आसान हो जाता है, इन्फॉर्म को डिसीजन में लेने करना पॉसिबल है, कि सोल्यूशन मिल जाता है कि उसको हमने इम्प्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। फिर सब स्टेक होल्डर्स को टाइमली इन्फॉर्म करना होता है कि उनको किस जराए से ये बताना है कि हमने ये सारा इस एनालिसिस किया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारा कुछ करना होता है। फिर टीम में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन इंप्रूव होती है, अगर सबको इन चीज़ों की समझ नहीं है तो उनका एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि वो मिलजुल के एक अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं रिस्क एनालिसिस एंड इम्पैक्ट एनालिसिस के अंदर। थैंक यू।